Hi everybody, very good evening and thanks for joining this session of today's topic, which is a very important and pertinent topic nowadays. This will be dealing today with coronavirus, especially the knowledge for heart patients. So what should a heart patient know about this coronavirus pandemic? We all know that we are suffering from this problem, and it has reached epidemic and pandemic proportions. So everybody is curious to know, and it's very important to know what all precautions should be taken by a general public, especially those who are senior citizens or those who are having cardiac disease, cardiac disorders, blood pressure, sugar, diabetic patients, obese patients. So this is comprises a very vulnerable group of population where we would, it's better if we try to understand what is the disease, how it acts, and what all precautions are needed to avoid getting more into complications. So listeners, we know that till date a large number of patients are affected by COVID disease. Approximately the number is reaching around 3 crore in the whole world. So this is 28.9 millions, and approximately 1 million deaths have occurred all over the world, and the number is no less in India. It is reaching a great proportion. So we need to be very cautious about the heart disease and the impact of coronavirus in patients of heart disease. So today's topic is specially dedicated to the heart patients, what they should know and what precautions they should take. So why it is important in heart disease patients or blood pressure patients? It has been seen that the mortality, जो मृत्यु दर है, वो हार्ट वाले पेशेंट्स का, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का, डायबिटिक पेशेंट्स का, जिसको हम कोमॉर्बिड कहते हैं, यानी कि एक बीमारी है और उसके साथ में और कई बीमारी है, किडनी डिजीज पेशेंट्स का, या प्रीवियस जिनका ऑपरेशन हो रखा है, प्रीवियस स्टेंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखा है, या लंग्स का डिसऑर्डर है, सीओपीडी है, एस्थमा है, ऐसे लोगों को जिनको कोविड ने इन्फेक्ट किया, सो ऐसा पाया गया कि इन लोगों का रिकवरी रेट थोड़ा सा बाकी पॉपुलेशन से थोड़ा सा कम है. तो ऐसा क्यों है, ये जान लेना ज़रूरी है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आम तौर पर ये प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है. जैसे कि डायबिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है, अगर हम ओबेसिटी होती है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है, अगर हमारे रिस्क मार्कर्स इंक्रीज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल एबनॉर्मल होता है, तब भी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, हाउ द कोरोना वायरस टिपिकली एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड व्हाट ऑल सिम्टम्स डज इट कॉज. ये भी बड़ा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है. लोग हमसे पूछते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होंगे. ये तो सबको ही पता है कि कोरोना वायरस गले से शुरू होकर और फिर नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जाता है और फिर निमोनिया की फॉर्म में बनता है, जिसके लिए बेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो सीटी स्कैन है. सीटी स्कैन से एक्सरे चेस्ट एंड सीटी स्कैन थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है, तो वो डायग्नोज करता है कि वायरल निमोनिया कोविड की तरफ सस्पिशन जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ब्लड टेस्ट के अलावा. तो लंग्स को तो ये इफेक्ट करता ही है, ये तो सभी जानते हैं. इसके अलावा जिस सेल से, जिस रिसेप्टर से कोरोना वायरस इफेक्ट करता है, ये लंग्स में पाए जाते हैं, ये हार्ट में पाए जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं. अब क्योंकि ये वायरस ने उन्हीं सेल्स के उन्हीं रिसेप्टर्स को एक्ट करना है, तो हार्ट पे हो जाना इन्फेक्शन भी स्वाभाविक है. इसीलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड हार्ट पेशेंट्स हैव टू बी रादर मोर केयरफुल कि ये प्रॉब्लम हार्ट की तरफ और ज़्यादा ना बढ़े. निमोनिया का तो प्रिवेंशन और इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो है ही है. हार्ट के लिए हमें क्या देखना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है हार्ट पेशेंट्स के लिए क्योंकि जब कोरोना वायरस के लिए जो अभी हमारे पास फ़िलहाल हमारे पास ट्रीटमेंट का आर्मामेंटेरियम है, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दीज ऑल ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग द हार्ट ऑल्सो. सो हमारे को जो मेडिसिन की ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हार्ट के रिदम पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो जैसे ईसीजी में चेंजेस आते हैं उनको बढ़ा रही हैं, और कुछ मेडिसिन हैं जो आपस में दी नहीं जा सकती हैं. एक नॉर्मल आदमी को तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में दी जा सकती हैं, परंतु अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो कुछ मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में द प्रॉब्लम्स गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि
जितना इफेक्टिवली और एग्रेसिवली वी वांटेड टू डू द ट्रीटमेंट, नाउ वी आर नॉट एबल टू डू दैट ट्रीटमेंट। इसी तरह जब इन्फेक्शन आगे फैलता है तो क्योंकि मैंने बताया ये ब्लड वेसल्स में भी वही सेल्स और वही रिसेप्टर्स हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स में क्लॉट बना देता है। अब ये क्लॉट जब बनना है, माइक्रो क्लॉट से शुरू होता है, दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसीलिए आप देख रहे होंगे, आप आसपास देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि द पेशेंट मोर ऑफ कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन, दे आर गेटिंग मोर इन्फेक्टेड और उनकी हॉस्पिटल से रिकवरी रेट बहुत कम होती जा रही है। सो यही वो पॉइंट है जहाँ पर माइक्रो क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द निमोनिया, निमोनिया से तो हम लड़ ही रहे हैं। सो दैट्स वाई इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट अ पर्सन शुड बी मोर अवेयर, अ डॉक्टर शुड बी मोर केयरफुल एंड जनरल पब्लिक शुड बी मोर अवेयर वाइल हैंडलिंग बीइंग द अटेंडेंट्स ऑफ द कोरोना वायरस पेशेंट्स। जो पेशेंट के लिए तो प्रिकॉशंस रखनी ही है, जो अटेंडेंट्स हैं जिनको आजकल बेड्स की कमी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण हमें होम आइसोलेशन पे भी पेशेंट्स डालते हैं जब वो माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं। सो जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी केयर कैसे हो रही है, उनकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है, वो क्या अनजाने में नेट से या कहीं और से पकड़ के कुछ भी मेडिसिन तो नहीं लेते जा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके देख रेख में कमी आ रही हो, their attendants are not that watchful enough. So all these things form a very very important scenario in case of coronavirus with heart problem. अब हम ये देखें कि ऐसा होता क्यों है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ऐसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वन शुड बी वेरी केयरफुल इन रिकॉर्डिंग द ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट। अगर हम मेजर कर सकें बहुत अच्छी बात है। सो वाई, बिकॉज कुछ देर के बाद क्या होता है, जब ये वायरस अंदर अंदर इन्फेक्शन शुरू करता है तो बॉडीज़ की इम्यूनिटी के हिसाब से एक जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में फाइटर सेल्स होते हैं वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं और वहाँ से साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कोरोना वायरस को अलग से, तो वो सारी बॉडी में फैल जाते हैं और वो ही जो हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं वो ही जो केमिकल्स निकालते हैं, वो बजाय हमें हेल्प करने के दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग द होल सिनेरियो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। इसको हम मेडिकल टर्म में वी टर्म इट एज साइटोकाइन स्टॉर्म। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। खासतौर से इफ़ वी आर अटेंडेंट्स ऑफ हार्ट पेशेंट तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सवाल उठता है, हाउ कैन वी कम टू नो कि पेशेंट इज़ गोइंग टू लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। सो इसका हमारे को बड़ा आसान तरीका भी है कि इफ़ वी आर वेरी केयरफुल अबाउट मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन सेचुरेशन, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप नहीं कर रही है, अगर टेम्परेचर हाई ग्रेड या पेशेंट के सिम्टम ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, चेस्ट पेन नहीं हो रही, बैठे बैठे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं लग रही, सो दीज आर मार्कर्स ऑफ अ स्टेबल पेशेंट। और अगर ये गड़बड़े आ रही हैं, वन शुड बी अलर्ट टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। और आजकल तो because of the telecommunication and advances, it is very important and very convenient also that you can be in a contact with the doctor, you can discuss the vitals, उसके साथ share कर सकते हैं and you can further know the course of the disease and the course of the treatment to be followed, which is very important again for the cardiac patients and blood pressure patients, diabetic patients. अब शुरू के कुछ दिनों तक दिस इन्फेक्शन में वैक्स एंड वेन, कभी फीवर जाके और दोबारा आ सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि हमें वी डोंट हैव टू ड्रॉप द गार्ड, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। अगर ठीक हो रहे हैं तो पीपल स्टॉप मेडिसिन, आपको मेडिसिन नहीं स्टॉप करनी है। यू हैव टू बी अंडर अ डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर बाय टेली कंसल्टेशन और बाय ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो a doctor is able to monitor कि आपकी medicines, which all medicines you need to take, और फिर कैसे उनको आपने टेपर करना है या बढ़ाना है at the time of such complications if they arise. अब सवाल आता है कि once the coronavirus has infected and the symptoms are developed, so and you have got to the doctor and now what are the options available for your testing. तो आपके पास कोरोना वायरस एंटीजन टेस्टिंग होती है जो हम शुरू की स्टेजेस में कर सकते हैं।
बट अगर सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड द एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो वी गो फॉर RT-PCR टेस्टिंग, जिसकी कि हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी मानते हैं, यानी कि वो डिजीज़ को पकड़ने की उसकी अच्छी कैपेबिलिटी है. सो वी कैन डू दीज टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, और CT स्कैन में मैंने जैसे पहले बताया कि CT स्कैन मे बी एबल टू पिक अप अगर वायरस जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जा रहा है और वो न्यूमोनाइटिस कर रहा है. हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं कि नहीं, तो एक बेसलाइन ECG स्पेशली इन द हार्ट पेशेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यंग पेशेंट है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम, तो ज़रूरी नहीं है कि ECG कराई जाए, क्योंकि कराने में या हॉस्पिटल जाने में भी देयर इज़ अ रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, और सो यू नीड टू अवॉइड दैट. सो वंस अ पेशेंट इज़ डायग्नोज तो वी नीड टू आइसोलेट दैट पेशेंट, बिल्कुल आइसोलेट होना चाहिए. और हमें ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है. माइल्ड कैटेगरी में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस बनाई हैं, माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी एंड सीवियर कैटेगरी. तो इसमें से जो माइल्ड कैटेगरी है उसको द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टू गो ऑन टू द होम आइसोलेशन. होम आइसोलेशन में द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और द लोकल अथॉरिटीज़ दे टेक फुल केयर ऑफ यू. उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. सो दे प्रोवाइड यू अ किट एंड दे गिव यू मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल. जैसे कि हार्ट का पेशेंट है तो उसको कौन सी मेडिसिन जानी है, कौन सी मेडिसिन नहीं जानी है, एंड दे गिव यू अ फुल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक एफिडेविट तौर पर आप उसको साइन करते हैं. एंड देन नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देयर शुड बी अ रूम, आइसोलेटेड रूम, जिसका प्रेफरेबली अटैच्ड बाथरूम हो, जिसको द पेशेंट ओनली इज यूजिंग. सो इन दैट केसेस द पर्सन इज़ अलाउड टू गो फॉर होम आइसोलेशन. अगर ऐसी सुविधा या फैसिलिटी नहीं है, या ज़्यादा लोग हैं, या आइसोलेटेड बाथरूम नहीं है, सो दे कैन नॉट बी पुट अंडर होम आइसोलेशन. उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे माइल्ड केसेस होंगे. सो वंस द पेशेंट इज़ होम आइसोलेटेड, तो अटेंडेंट्स के लिए बहुत हिदायतें हैं कि अटेंडेंट्स को क्या करना है. सो ट्रिपल लेयर मास्क हमेशा होना चाहिए. अगर आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो देयर शुड बी आइसोलेशन. फूड का आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, बट द पेशेंट शुड बी यूजिंग उसकी अपनी सारी टॉयलेटरीज होंगी, वॉशरूम उनका अपना यूज़ होगा, और उनके जो बर्तन हैं दे शुड बी वॉश्ड विद द सोप, विद द ग्लव्स, एंड देन ग्लव्स उतारने के बाद फिर से हाथ धोने. हैंड हाइजीन, कफ हाइजीन जो है वो ही स्टिल इन द आइसोलेशन, लेकिन उसको फिर भी कफ जो है हाइजीन फिर भी रखनी है. जैसे कि अपना एल्बो पे ही कैन कफ, सो दैट द ड्रॉपलेट्स आर नॉट स्प्रेड इनटू द एयर. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल एसी वही एसी सबके कमरों में जा रहा है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रूम में एयर सर्कुलेशन है वो फिर सबको इन्फेक्ट कर सकती है. सो देयर शुड बी एन आइसोलेटेड एसी, आइसोलेटेड रूम, आइसोलेटेड बाथरूम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अनदर इज़ कि जब उनकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं या उनके मास्क हैं, मास्क शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, जिसको हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिल जाता है मार्केट में, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है. सो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए, जिसमें के बर्तन को वॉश करके एंड देन दे कैन बी गिवन टू द केयर टेकर, जो उसको दोबारा से वॉश कर सकता है. सो ऑल दीज प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन. यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज कोमॉर्बिड कंडीशंस है, होम आइसोलेशन में पेशेंट चला गया है, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स के पेशेंट को आइसोलेशन में ही कैन गो इनटू डिप्रेशन, ही कैन गो इनटू अनमॉनिटर्ड स्टेट. तो मॉनिटरिंग बाय अ केयर टेकर, मॉनिटरिंग बाय अ डॉक्टर, मॉनिटरिंग बाय टेली कंसल्टेशन. उसके अलावा हम पेशेंट्स को प्रमोट करते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पे ही शुड बी एक्टिव, सो दैट ही कैन चैट विद हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, और उनका लोकल सपोर्ट जो है, फैमिली सपोर्ट जो है, इट शुड नॉट बी मिस्ड. वो कॉन्टीन्यूसली पेशेंट को मिलना चाहिए, और ताकि दे कैन दे डू नॉट फील डिप्रेस्ड, क्योंकि इतने दिन का आइसोलेशन होता है, देर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब है जो हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पेशेंट्स को अगर हार्ट डिजीज़ हो गई है कोरोना टाइम में, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल्स. और जो पुराने पेशेंट्स हैं वो भी फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाते. तो जो पुराने, इनमें हम एडवाइस करते हैं, जो पुराने पेशेंट्स हैं, दोज हु आर स्टेबल एंड दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम,
तो वो अपने डॉक्टर से फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी, जैसे बीपी की मेडिसिन हैं या शुगर की मेडिसिन हैं. इफ़ देर इज़ नो इमरजेंसी, सो वी अवॉइड द कॉलिंग द पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल, और हम डिस्करेज करते हैं कि पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं दे शुड विजिट द हॉस्पिटल सो दैट दे डू नॉट कैच द इन्फेक्शन. तो उनको घर पे ही रहना चाहिए, होम में रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए एज फार एज पॉसिबल. स्पेशली एल्डरली पीपल, दे शुड ट्राई टू अवॉइड एनी अनइम्पॉर्टेंट वर्क और गोइंग आउटसाइड विदाउट एनी अर्जेंट वर्क. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है कि अगर उनको डायग्नोज हो गया है और उनको जाना पड़ता है, और तो देर आर फ्यू प्रोसीजर्स जो उनको अवॉइड करें, या अगर कराना ही पड़ रहा है तो दे कैन गो फॉर, जैसे डायग्नोसिस के लिए एंजियोग्राफी करानी पड़ रही है, सो देर इज़ अनदर ऑप्शन, सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं जहाँ पे एडमिट होने की रिस्क नहीं रहता है. सो दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी जहाँ पर आप अपना इवेल्युएशन करा सकते हैं. उसके अलावा अगर एंजियोग्राफी के बाद भी ब्लॉकेजेस आती हैं तो हार्ट पेशेंट्स, सपोज देर आर मल्टीपल ब्लॉकेजेस, एमरजेंसी केस है, तो ऐसे केस में भी हम फिर सर्जरी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं स्टेंटिंग को, एंजियोप्लास्टी को, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि जल्दी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकेंगे या इमरजेंसी प्रोसीजर को डील करके और बाद में बाकी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा. सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो डॉक्टर्स शुड टेक इनटू माइंड, कीपिंग इन माइंड विद द कीपिंग इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट्स, अटेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स. तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम में कोविड के सीज़न में हॉस्पिटल जाना चाहिए नहीं. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन बाय योर डॉक्टर ऑन टेलीफोन. अगर आप आसपास लोकल से ईसीजी करा लेते हैं एंड यू कैन बी इन टच विद हिम, सो यू कैन अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल. Another problem that patients usually ask is कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. तो ऐसे कंडीशन में योर डॉक्टर नोज़ द बेस्ट. जैसे कि कोई कार्डियक कंडीशन है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो देर आर सम ड्रग्स जैसे जो हम नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन या एचसीक्यू का कोर्स दे रहे हैं, तो अगर फिट है हम तभी देते हैं. अदरवाइज वी ट्राई टू अवॉइड दीज ड्रग्स, क्योंकि इनसे कुछ चेंजेस आते हैं जो ईसीजी में कर सकते हैं एंड दे कैन कॉज रिदम प्रॉब्लम्स. तो रिदम प्रॉब्लम्स की वजह से वी ट्राई टू अवॉइड एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनको वही दवाई ना दें जो आस पड़ोस से या उन्होंने कहीं से भी सुन ली है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को पहले शुरू होने से मिले थे तो पेशेंट्स के, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि कुछ पेशेंट्स पूछते हैं मुझे हार्ट कंडीशन है, एम आई एट ए मोर रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19 देन समबडी हु डजंट हैव, कि अगर हार्ट कंडीशन है क्या मुझे कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ऐसा नहीं है कि हार्ट कंडीशन है तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बात है कि अगर कोविड होगा तो प्रॉब्लम होने के चांसेस तो जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं. इसलिए माइल्ड सिम्टम्स को भी आप इग्नोर ना करें. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, गेट चेकड अप अर्ली, डोंट डिले द ट्रीटमेंट, और हार्ट कंडीशन अपनी डॉक्टर को डिस्कस करके, शेयर करके फिर ही दवाइयाँ शुरू करें. कई बार जल्दबाजी में पेशेंट्स आर नॉट एबल टू डिक्लेयर और दे फॉरगेट, बिकॉज इतना स्ट्रेस हो जाता है, दे फॉरगेट कि वो क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या क्या मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं. कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर जो सीवियर कोविड-19 है वो क्या हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. येस, हार्ट पेशेंट्स में बिकॉज देर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ फ्यू मेडिसिन, तो दे एंड आमतौर पे कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में देर इज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग टाइम टू गेट आउट ऑफ द आईसीयू और गेटिंग द ड्रग्स मोर टू एक्ट ऑन द बॉडी. तो इस चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है. कुछ पेशेंट्स को जिनको रिदम की प्रॉब्लम है, दे नो कि उनको कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, या उनके डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपके हार्ट में बीट्स में फ़र्क आ रहा है. ऐसे पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी घर बैठे दवाई नहीं लेनी चाहिए. दे शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड सो दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएटेड फॉर दीज केसेस, क्योंकि उन केसेस में कोई मेडिसिन हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड और मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा रिस्क है. तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे कि अगर कोई हम और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केस देखते हैं, कोई किडनी वाला केस है
या कोई डायबिटीज़ के साथ किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है, या जिनको पहले से सो ऐसे पेशेंट्स को कोमॉर्बिड कंडीशन होने के कारण इन्फेक्शन की बाहर आने में टाइम लग सकता है. सो इसमें हमें एग्रेसिव केस करना पड़ता है, एंड वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड टू सम मेडिसिन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू मेडिसिन, जैसे कि मैंने बताया. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोटेक्शन के बारे में आई टोल्ड यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो बाहर जाना अवॉइड करें. कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं अभी हम डॉग घुमाने चले जाएं या नहीं. तो you are at risk and you will be causing more people at risk, so it is not advisable that in home isolation you move out of the home and infect or get chance of more infection to yourself. प्रॉपर डिस्टेंसिंग शुड बी 2 मीटर का डिस्टेंस कम से कम रखना चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी डन. वॉश योर हैंड्स थॉरोली. एवरीबडी नोज द टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग नाउ अडेज. कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथ को धोइए. और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी इससे यूट्यूब पे और हमारे चैनल पे काफ़ी सारी अवेलेबल है कि हाथ को कैसे धोना है. अब तक आप लोग काफ़ी लोग देख चुके होंगे. कफिंग कर रहे हैं तो माउथ पे ज़रूर कवर करके रखिए या एल्बो पे कीजिए. और मास्क पहन रहे हैं तो अपना हाथ को बार बार मास्क के ऊपर बाहर की तरफ मत लगाएं, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन अंदर फैलता है. ट्राई टू अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन द मास्क अगेन एंड अगेन. एक और हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि व्हेन पीपल टॉक तो वो मास्क को नीचे कर लेते हैं जो जनरल पब्लिक में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दैट इज़ द एग्जैक्टली द टाइम जब आप वायरस का ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन बाहर थ्रो कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलने वक्त हाथ एक तो मास्क पे नहीं लगाएं और उसको नीचे तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज आप अगर उसको नीचे करते हैं तो इट गोज़ ऑन टू योर चेन एंड योर नेक, जो कि हो सकता है कि एयरबॉर्न से या इन्फेक्शन हो और दोबारा आप उसको नाक पे रखते हैं तो दैट गेट्स इन्फेक्टेड एंड आप यू आर मोर एट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वाइल यूजिंग द मास्क. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास्क को यूज़ करना इज़ नो गारंटी दैट यू विल नॉट कैच द इन्फेक्शन. आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, कफिंग एटिकेट्स और हैंड वॉशिंग, रिपीटेड हैंड वॉशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना मास्क, बिकॉज मास्क डज नॉट ग्रांट यू इम्यूनिटी और कंप्लीट प्रोटेक्शन अलोन. हाँ, एक बात है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने भी मास्क पहना है और आपने भी मास्क पहना है, सामने वाले ने भी मास्क पहना है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन आर वेरी मच रिड्यूस्ड. सो इतना केयर टेकर को भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केयर टेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पेशेंट शुड नॉट फील कि उसको ऐसा क्या हो गया. सो विद प्रॉपर प्रिकॉशन यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द पेशेंट इनसाइड योर होम. और होम आइसोलेशन को पूरा रिस्पेक्ट करें. एंड देन अपने डॉक्टर को, लोकल डॉक्टर को, विद योर फीवर, कफ, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, सैचुरेशन ऑक्सीजन की अगर कम हो रही है तो ज़रूर इन्फॉर्म करें. इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि उन्होंने फ्लू की वैक्सीन लगवाई थी, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाई थी, क्या वो कोरोना वायरस के लिए उतने ही प्रोन है. फ्लू की वायरस और न्यूमोकोकल की वायरस का जो है वो इससे डिफरेंट है. डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है. वो फ्लू के लिए, न्यूमोकोकल जो न्यूमोनाइटिस है उसके लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, बट इट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम कोरोना वायरस. इसकी वैक्सीन एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अंडर डेवलपमेंट, और जब उसकी वैक्सीन आएगी देन ह्यूमन ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, तो उसके रिजल्ट्स पे पता चलेगा. सो डेफिनेटली दैट गिव्स यू सर्टेन एडवांटेज ओवर दोज पेशेंट जिनको बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो एक अच्छी बात है, बट इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट यू कम्प्लीटली. एंड मुझे क्वेश्चन है कि हार्ट पेशेंट्स शुड दे कॉन्टैक्ट देयर कार्डियोलॉजिस्ट इन केस ऑफ कोरोना सिम्टम्स. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डेफिनेटली अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं एट द वेरी फर्स्ट ऑनसेट दे शुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट देयर डॉक्टर. मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू अस वेरी लेट, 3-4 डेज के बाद करते हैं. एक आध बार गला खराब हो गया या फीवर हो गया, दे डोंट कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एंड देन द कंडीशन वर्सन्स. एंड बिकॉज इन केसेस ऑफ heart disease and diabetes and other kidney problems, the disease worsens very fast. So it's very important that you are you bring these symptoms very timely to the doctor, so that the proper treatment can be initiated aggressively in the very first go. और अगर जितना शुरू में वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, वी नीड टू नॉट गो मोर एग्रेसिवली. 1 या 2 दवाई से ही स्टार्ट करके आप ठीक हो सकते हैं. Moreover, another thing is that vitamin C, vitamin D,
जिंक, मल्टीविटामिन्स, इन सब का भी रोल आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा या जो घर की होम रेमेडीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की बनाई रेमेडीज़ हैं, अदरक है, हल्दी है, दीज ऑल हैव बीन शोन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अभी से नहीं, शुरू से ही आ रही हैं। तो या च्यवनप्राश हो गया, आंवला, गिलो, सो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल मना नहीं किया जाता है। यू शुड कंटिन्यू विद दीज सपोर्टिव मेडिसिन, बट अकेले उस पर मत डिपेंड हुई। और अगर खांसी, गला खराब, सांस चढ़ना, छाती में दर्द, ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो यू शुड अलर्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली इन द टाइम। इसके अलावा मेरे पास और क्वेश्चंस आए थे विटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स के, जो मैंने डील कर लिए हैं। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या मेरे को डॉग्स से मुझे हो सकता है, या डॉग्स को मैं कर सकता हूँ अपने पेट्स को, कैट्स को। तो ऐसा अभी तक देर इज़ नो एविडेंस दैट यू कैन कॉन्टैक्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम योर पेट्स, डॉग्स, कैट्स, और या फिर आप उनको पास ऑन कर सकते हैं या उनसे ले सकते हैं, ऐसा अभी तक नहीं पाया गया है। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मुझे कोविड एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है? अभी तक कोविड का ड्यूरेशन में कुछ रिसेंटली एक दो केसेस ऐसे मिले हैं जिनको रिपोर्टेडली दोबारा कोविड इन्फेक्शन हुआ है। सो वैसे ऐसा माना जा रहा था कि कोविड को एक बार होने के बाद देर इज़ इम्यूनिटी, बट अभी ये वाला बड़े पक्के तौर से नहीं कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग है। सो इवन दो अ पर्सन हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसको हम प्लाज्मा की थेरेपी में भी यूज़ करते हैं ताकि अगले पेशेंट्स में यूज़ कर सकें। इवन दो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, फिर भी उनको पूरी प्रिकॉशन के साथ ही सोशल आइसोलेशन, सोशल गैदरिंग्स में, अगर सोशल सर्कल में जा रहे हैं, दे शुड वियर मास्क एंड दे शुड नॉट थिंक दैट दे आर इम्यून टू एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार शेडिंग ऑफ वायरस भी लंबी चल सकती है, तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और आरोग्य सेतु ऐप है जो वो डाउनलोड करके रखिए, सो दैट योर सर्कल, योर मूवमेंट्स कैन बी नोन। यू शुड नॉट बी अ रिस्क टू अदर पीपल अराउंड, और लोगों को आपसे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको लोगों से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस कोरोना वायरस में चेंज होंगी? अभी अपने नेट में शुरू में ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, कुछ स्टडीज़ आई थी। देर आर फ्यू मेडिसिन जो लोग रेमिप्रिल टाइप की ड्रग्स ले रहे हैं, या लोसार्टन, टेलमिसार्टन, इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए आई थी कि कैन दे बी इंटरफियरिंग विद द कोरोना वायरस प्रॉब्लम। सो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि पहले ये स्टडीज़ आई थी लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सो ऐसा माना गया है, ऐसी गाइडलाइंस आई हैं कि अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो यू नीड नॉट वरी, यू कंटिन्यू विद दिस, उससे आपको कोई कोरोना वायरस का होने का, इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। तो दीज मेडिसिन आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद योर इम्यूनिटी सिस्टम। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी कि प्रिकॉशनरी हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसा मैंने अभी डील किया कि यू शुड try to increase your vitamin C intake, vitamin D intake and immunity boosters। मैं प्रेफर करता हूँ कि नेचुरल इम्यूनिटी जो घर के थ्रू आपको मिल सकती है, आप हल्दी से, अदरक से, दालचीनी से, सौंफ से, गिलोय से, नेचुरल जो आप ले सकते हैं, वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स में थोड़ी कम मिलेगी। तो नेचुरल यूज़ कीजिए। अगर आप नेचुरल नहीं बना पा रहे हैं या यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन यूज़ द आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ऑल्सो। विटामिन सी और जिंक का काफ़ी अच्छा रोल आ रहा है, सो यू शुड इंक्रीज देयर डोज और कॉम्पोजिशन इन योर बॉडी। तो ये आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए। और I'm side by inviting any queries you can type on the chat box so that I can come to know about the queries side by side as I'm going along. And मैं हॉस्पिटल के विजिट्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके केयर में हार्ट पेशेंट्स हैं और वो स्टेबल हैं, तो आप टेली कंसल्टेशन पे डॉक्टर से अपने बात कीजिए, ताकि आप उनका, अगर उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन अवॉइड देयर विजिट गोइंग टू द हॉस्पिटल। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टेबल पेशेंट्स हैं उनको हम फ़ोन पे डील कर सकते हैं। और जैसे जैसे एल्डरली होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, सो देर इज़ अ स्लाइट रिस्क ऑफ डिक्रीजिंग द डिक्रीज्ड इम्यूनिटी।
तो ऐसे केसेस में अटेंडेंट्स को भी और पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल आना अवॉइड करना चाहिए अनलेस यू फील सम emergency kind of situation. तो और emergency या symptoms आ रहे हैं तो you should not wait for the emergency to occur, but symptoms को अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस कीजिए. थ्रोट इरिटेशन एंड कफिंग को आमतौर पर लोग थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब फीवर आता है तब दे रिपोर्ट एंड 3-4 डेज 4-5 दिन इसमें गुजर जाते हैं. ऐसा माना गया कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, कम ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, लेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो एक और चीज़ है कि अपना अगर कोई भी सिम्टम का डिटेरियोरेशन है तो ये मत सोचिए कि मैंने एक टेस्ट करा लिया है, मैं दवाई पर हूँ. अगर सिम्टम्स की डिटेरियोरेशन हो रही है तो इसके अलावा एडिशनल टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि डिजीज़ कहीं फैल तो नहीं रही है, या जैसे मैंने टॉक के शुरू में बताया था कि साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, या एकदम से केमिकल्स की बाढ़ आती है जो जो हमारी इम्यूनिटी को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो उस बाढ़ से बचने के लिए कुछ टेस्ट हैं जिससे हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि साइटोकाइन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जिससे बचा जा सकता है. सो आप उसको वॉच करके डॉक्टर से डिस्कस करके कोई सिम्टम. सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी सैचुरेशन ऑक्सीजन. सो आई रिकमेंड एवरी पर्सन जो है फैमिली में, अगर किसी को कोरोना वायरस फैमिली में या किसी को है तो उनको ज़रूर सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो ज़रूर प्रोवाइड कराएं. कई बार हमारी बातचीत होती है पेशेंट से तो दे आर मॉनिटरिंग ओनली टेम्परेचर. तो सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो 95% से अगर ऊपर है तो थोड़ा आप सेफ लिमिट में रहते हैं. अगर 95 से नीचे जा रही है तो आपको डॉक्टर को जितना जल्दी अलर्ट करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट, उतना जल्दी, उतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट हो सकता है. सो विटामिन सी एंड जिंक की कमर्शियल प्रिपरेशन लोग पूछ रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छी प्रिपरेशंस मिल जाएंगी मार्केट में. मैं आपको डोज बता देता हूँ. विटामिन सी 500 मिलीग्राम आप दिन में 2 बार लें. तो आप जो भी आजकल, क्योंकि बड़ी सारी कंपनीज ने सब कॉम्बिनेशन बना दिए विटामिन सी का, जिंक का, विटामिन डी का. तो विटामिन डी जो है वो आप हफ्ते हफ्ते में लेते हैं 60,000 यूनिट्स का. और अगर डेली वाला आप ले रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं कि 1000 या 2000 यूनिट्स आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं. सो विटामिन डी की 1000 या 2000 यूनिट्स डेली. विटामिन सी जो है आप उसको 500 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं. और जिंक की जो टैबलेट है वो आप 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, 100 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, या 50 मिलीग्राम तक भी बहुत है. और ये विटामिन सी, जिंक एंड एक मल्टीविटामिन, ताकि क्योंकि वीकनेस या बॉडी एक्स होते हैं पेशेंट्स को, वो लोग मल्टीविटामिन और कैल्पॉल. एक और बात है कि फ़ीवर उतारने के लिए कॉम्बीफ्लैम या और मेडिसिन का प्रयोग ना करें, केवल पैरासीटामोल. ऐसा पाया गया है कि दिस इज़ लीस्ट रिएक्टिंग विद योर इम्यूनिटी या आपकी बॉडी सिस्टम्स के साथ. तो आप पैरासीटामोल का यूज़ 2 या 3 बार भी 600 650 मिलीग्राम वाली यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर पेन किलर्स जो घर में अवेलेबल होते हैं. कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि फ्रूट्स कौन से. फ्रूट्स आर वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फ्रूट्स के लिए अगर डायबिटिक नहीं है तो कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं. हेल्दी फ्रूट्स आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, कीवी. तो इनका जूस निकलवा के, या आप ऐसा चीज़ों को, फ्रूट्स आर ऑल वेरी हेल्दी, यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ देम. लेकिन डायबिटिक है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू few fruits. अभी एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल टू प्रिवेंट एनी हार्ट ब्लॉकेज. कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो देखिए आपका जेनेटिक या फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल होता है. सो यू शुड get it first of all you should get the test of lipid profile done कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है कितना. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज्ड है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो आप डॉक्टर से मिलिए और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ज़रूरी है या नहीं है वो आपको बताएंगे. बट ऑन द होल अगर मैं आपको बताऊं तो फैट, फ्राइड आइटम्स, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो देसी घी, बटर, मक्खन, ये सब चीज़ें होती हैं, इनका थोड़ा कम प्रयोग करें. और जो आपकी रीहीटिंग या आप डीप हीटिंग कर रहे हैं उनको अवॉइड कीजिए. ऑयल की रोटेशन करिए, जितना कम से कम ऑयल में सब्जी बनाएंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अभी रिसेंटली मैंने एक बुक भी लिखी थी, इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर हार्डवेयर.
ये बुक आप अमेज़न किंडल से भी मंगा सकते हैं। और इसमें सभी कुछ जो एक आदमी को नॉर्मल, नॉट रिलेटेड विद कोरोना, इवन वैसे भी हार्ट के पेशेंट्स या इवन हेल्दी पेशेंट्स, जितनी भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं 1-to-1, यू कैन get to know about all these queries, simple queries in very simple language, जो मैंने पेशेंट्स के साथ या मैं टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ। उसका बुक का नाम है इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर हार्डवेयर। आदित्य रतन नाम से आप सर्च कर सकते हैं, अमेजन किंडल पे ये बुक मिल सकती है। सो दिस इज़ अबाउट द कोलेस्ट्रॉल वट यू वर आस्किंग। एंड इम्यूनिटी बूस्टर्स, अगेन एंड अगेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में मैंने जैसे डिस्कस किया, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, ये सब, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में मात्रा में पर्याप्त रखिए। वाटर की इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छी, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो वाटर इनटेक शुड बी गुड। ये आपको प्रिवेंट करके रखेगी। और गार्गल्स आप रेगुलर करेंगे तो दैट हेल्प्स इन डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेशन, अगर कुछ भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो। सो गार्गल्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हॉट वाटर, वार्म फ्लूइड्स को अभी कुछ कुछ रोल मिला है, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से जो प्रिकॉशंस डिस्कस की गई हैं, ट्रीटमेंट डिस्कस की गई हैं, टेस्ट डिस्कस किए गए हैं, यू कैन बी अ वेरी मेंटेन अ सेफ एंड हेल्दी हाइजीन फॉर योर पेशेंट, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। और हार्ट के पेशेंट्स को स्पेशली कैसे मैनेज करना है, you can come to know from all these precautions. I would invite more queries if you have. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। येस, आफ्टर द होम आइसोलेशन पीरियड इज़ ओवर, जितना आपको पीरियड दिया गया है, कुछ लोग रिपीट टेस्ट कराते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में अभी रिपीट नेगेटिव टेस्ट आने की कोई ज़रूरी नहीं कहा गया है, पर इतना ज़रूर रखिए कि योर इम्यूनिटी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड, सो यू शुड बी वियरिंग मास्क पहन के जाइए ताकि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वायरल की शेडिंग जो होती है आपके मुकोसा से, आपके माउथ से, वो लगातार होती रहती है, तो यू मे बी स्प्रेडिंग इन्फेक्शन अननोइंगली इन अ वेरी सिंसियर मैनर, यू मे बी हैविंग स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। सो आप मास्क पहन के रखिए। अगर आपको आउटडोर बहुत ज़रूरी काम से जाना है, ट्राई टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई टू बी मोर, ट्राई टू डू योर मोर वर्क ऑन ऑनलाइन और टेली कंसल्टेशंस। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे आपके जितने काम हो सकते हैं, बिल्स की पेमेंट, बैंक के, या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या ऑफिशियल वर्क, ट्राई कीजिए कि आप घर पे रहें अगर इन्फेक्शन से रिकवरी हो रही है तो। एंड तो आज के टॉपिक को एक बार मैं फिर से, एक और क्वेश्चन आया, हार्ट को मजबूती के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए। मैंने अभी डिस्कस किया था विटामिन। हार्ट की मजबूती के लिए तो सभी विटामिन और मिनरल्स ज़रूरी हैं जो कि हमें फ्रूट्स में, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन जो ये जूसेस हैं या प्रोटीन शेक्स हैं, ये हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं आर्टिफिशियल। आप अपने घर के बने हुए जितने नेचुरल फ्रूट्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि संतरा, मौसमी, कीनून, नींबू पानी, सेब, केला, जितने फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं द नेचुरल प्रिपरेशंस, तो यू कैन मूव ऑन टू कॉमर्शियल प्रिपरेशन, जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स मिल जाती हैं, जिंक की टैबलेट मिल जाती है, मल्टीविटामिन की टैबलेट मिल जाती हैं, सो यू कैन गेट दैट ऑल्सो। विटामिन डी की मिल जाते हैं, सो यू कैन गेट दैट। और इनकी किस किस डोजेज में लेना है मैंने अभी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। विटामिन डी जो है वो 1000 या 2000 यूनिट पर डे आप ले सकते हैं। विटामिन जो जिंक ले रहे हैं वो आप 50 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। विटामिन सी को 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक ले सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लेंटी ऑफ वाटर, हॉट फ्लूइड्स, वार्म फ्लूइड्स मैंने बताया था, और एक्सरसाइज का रोल मैंने बताया था। एंड एक्सरसाइज, अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो वी ट्राई टू अवॉइड गेटिंग एक्सर्शन, क्योंकि फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप कर सकती है। तो एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे रिकवरी के लिए करेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं है तो इट्स वेरी गुड कि आप योगा एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कीजिए, सो दैट आप उसको अपना सर्कुलेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर कैन बी मोर वॉशिंग आउट ऑफ वायरस फ्रॉम दैट, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
ब्रीदिंग का मेथड। अभी क्वेश्चन आया कि हाई बीपी वाले अपना ध्यान कैसे रखें। हाई बीपी वालों को मैंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो यू नी नॉट वरी। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने ब्लड प्रेशर की स्टेबलाइजेशन कीजिए। यू शुड नॉट वरी कि हाई बीपी है तो कोरोना वायरस का चांसेस इन्फेक्शन होने के ज़्यादा है या ऐसे हैं। सिर्फ इतना है कि अगर कोरोना वायरस बाई चांस हो जाता है तो हाई बीपी वाले, शुगर वाले, ओबेसिटी वाले, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम वालों को रिकवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, दैट वी कैन कंट्रोल, एंड वी शुड। सब कुछ कहने के बाद ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन भी अभी आया कि ट्राई सिटी में केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन वंस अगेन कि प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग रिलैक्स्ड, और वो मैंने बताया था बातचीत, वैसे मास्क पहनते हैं, जब बातचीत करने लगते हैं मास्क नीचे कर लेते हैं। सो मास्क शुड बी देयर ऑलवेज व्हेन यू आर आउटडोर्स, और प्रॉपर आप उसको कवर करके रखिए। डोंट थिंक कि ये मेरा रिलेटिव है एंड आई कैन डू दैट विदाउट वियरिंग द मास्क, और मैं इनके साथ तो बैठ ही सकता हूँ। सोशल गैदरिंग्स में मत जाइए अभी, अनलेस कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी ऑल्सो। कीप डूइंग दीज थिंग्स, कीप योर ब्लड प्रेशर, योर ब्लड शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल, ताकि आपकी इम्यूनिटी और सब चीज़ें आप उसको मेंटेन करके रख सकें। तो I would ask if any more further questions are there on the for the people. दर्शन, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस जो मैंने मिस किए हों? एक क्वेश्चन आया है कि क्या घर में भी मास्क ज़रूरी है। देखिए, घर में अगर तो कोरोना वायरस कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली यू शुड वियर मास्क। ऑल इवन द पेशेंट शुड बी इन आइसोलेशन। उसका सेपरेट रूम होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया था टॉक में। उनका बाथरूम सेपरेट होना चाहिए, उनके बर्तन सेपरेट होने चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग चाहिए, डिस्पोजल प्रॉपर चाहिए, और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होना चाहिए डिसइंफेक्शन के लिए, वो आराम से मिल जाता है। तो अगर आप घर में रह रहे हैं, नोबडी इज़ हैविंग सिम्टम्स, तो बिकॉज यू कैन नॉट बी ऑलवेज वियरिंग मास्क आउटडोर्स और इंडोर्स, तो आप घर में मास्क, अगर सब हेल्दी हैं तो यू कैन रिमूव योर मास्क, क्योंकि ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास कि पल्स ऑक्सीमीटर कितना ज़रूरी है। हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। पल्स ऑक्सीमीटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक पैरामीटर है जो आपको सबसे पहले बताएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन या ख़राब तो नहीं हो रहा है केस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। एक और पेशेंट है, एक और क्वेश्चन है, कैन अ रिकवर्ड पेशेंट अफेक्ट बेबीज़? यस, वैसे तो बेबीज़ की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर रिकवर्ड पेशेंट है देन ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विद मास्क यू कैन हैंडल द बेबीज़, लेकिन वी शुड ट्राई टू अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट और हग्स वगैरह, इसको अवॉइड कीजिए। एंड बट यू कैन हैंडल बेबीज़ वंस द पेशेंट इज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड विद प्रॉपर care and proper precautions as discussed earlier in this lecture. तो पल्स ऑक्सीमीटर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल कोरोना में कैसे इफेक्ट करता है? हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे को थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी बैलेंस को बिगाड़ सकता है, और हमारे को कुछ मेडिसिन देने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये बेटर है कि हम उसको पहले से ही मेंटेन करके रखें, उसको डिक्रीज़ कर लें प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिसिन से। एंड कोरोना वायरस जो है वो अगर सुपर इम्पोज कंडीशंस होती हैं तो रिकवरी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा वाला कौन सा पौधा घर में रखें? देर आर वेरी गुड प्लांट्स अवेलेबल। एक होता है जैसे कि जिसको स्नेक प्लांट कहते हैं या मदर इन लॉज टंग कहते हैं। दीज प्लांट्स कैन बी केप्ट इनडोर्स, ताकि ये जो है ये आपको ऑक्सीजन दे सकें। कुछ प्लांट्स का इनका ऐसा भी फ़ायदा है कि ये रात में भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। सो दीज प्लांट्स आर गुड, और आप इंडोर प्लांट्स को प्रमोट कर सकते हैं। आप एक बार अगर नेट पे देखेंगे सो यू कैन गेट सो मैनी ऑप्शंस जो आपके लोकली अवेलेबल प्लांट्स हैं। यू शुड ब्रिंग मोर दैट इनटू इंडोर्स एंड ट्राई टू ग्रो दैट, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो वंस अगेन समिंग अप, मैं बताऊंगा कि
हार्ट डिजीज़ वालों को क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन अभी भी आया है, क्या हम फूड बाहर की मार्केट से खा सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन से ले रहे हैं, प्रॉपरली हीटेड फूड ले रहे हैं, और आपको हैंडलिंग की डाउट नहीं है कि जो हैंडलिंग कर रहा है वो इन्फेक्टेड नहीं है, इफ़ यू आर श्योर ऑफ दैट, so definitely you can have food from outside, but in this present scenario one should avoid as far as possible going out and having food from outside. The home cooked food is the best thing that we recommend, so try to get more into that. तो एक बार फिर से समराइज़ करने के लिए कि जितना हार्ट डिजीज़ या हार्ट पेशेंट्स को, बीपी पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को, किडनी पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना वायरस की फाइट में अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो दे कैन बी पिक्ड अप easily at the earliest possible way, and they can be given proper medicine in the earliest phase so that complications ना आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है, दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड। क्या क्या रोल है किस किस डिवाइस का, कब चेकअप कराना चाहिए, कैसे चेकअप कराना चाहिए। मैं एक और बात कहूँगा कि डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आप कोशिश कीजिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट ले लें, वहाँ ये देख लें किस टाइम पे सबसे कम रश होता है, और कौन सी यू कैन ट्राई टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस इन द क्लिनिक ऑल्सो, ताकि 1 बाय 1 आपका नंबर आए। और अगर एल्डरली आपके साथ हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि उनको कार में वेट करा लीजिए बजाय कि वेटिंग हॉल में जब तक आपका नंबर आता है। सो ट्राई टू गेट योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट प्रायर टू गोइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रशिंग इनटू द क्लिनिक, क्योंकि भीड़ भाड़ से भी ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। सो ट्राई सिटी में कोरोना का केस क्यों फैल रहा है, मैंने बताया कि वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो ये डिजीज़ हमारे को और ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट करेगी। सो वी आर सपोज टू नॉट गेट रिलैक्स्ड एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन से। अब तो नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है, जेई का भी एग्ज़ाम हुआ है। एडिक्वेट प्रॉपर अगर हम केयर की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, हैंड हाइजीन रखी जाए, कफिंग एटिकेट्स हों, प्रॉपरली होम आइसोलेशन हो सही टाइम पर, और बाहर ना घूमते रहें, तो वी कैन कंट्रोल द डिजीज़ एंड टुगेदर वी विल। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और बहुत अच्छा सेशन रहा। आई थिंक इफ दर्शन इज देयर, कैन वी कंक्लूड द सेशन, बिकॉज आई हैव dealt with many questions. I don't think there is any repetition of or any new questions coming. There is a repetition of old questions only. So thank you very much everyone for their time and spending this evening with me and getting more information and discussing more strategies on dealing with this pandemic, because it's very important that in the local communities we spread a प्रॉपर नॉलेज कि किस तरह से हम इसको लड़ सकते हैं प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, टाइम नीड ऑफ द आवर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा रखें। अभी किसी सज्जन ने मेरे को ये भी बोला है कि आप अपने मैसेज दीजिए कि लोग गले लगा कर ना मिलें, हैंडशेक ना करें। अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कुछ लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो हैंडशेक्स बढ़ रहे हैं या हगिंग बढ़ रही है। दैट वी शुड डेफिनेटली अवॉइड। आप कर रहे हैं प्रिकॉशन के साथ अपनी एरोबिक एक्सरसाइज, वेरी गुड, बट यू शुड अवॉइड डूइंग दैट क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। समबडी आस्क्ड मी के साइकिलिंग के टाइम पे मास्क लगाना ज़रूरी है। ट्राई टू चूज़ अ पाथ वेयर देर इज़ मिनिमम ऑफ पर्सनस, एंड इफ़ देर इज़ नो पर्सन अराउंड आपके डिस्टेंस में, तब आप मास्क को रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज में अगर मास्क लगाएंगे वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप रीब्रीदिंग कर रहे हैं, वही जो एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वही रीब्रीद हो रही है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसे रास्तों पे जाएं जहां कम लोग हैं, और अगर आपको ऐसी जगह से निकलना पड़ता है, बीच बाच में सड़क आती है, मार्केट आती है, तो डेफिनेटली अपना साइकिलिंग पे भी मास्क लगाइए। वंस यू रीच योर प्रॉपर ग्राउंड और आइसोलेटेड रोड, may avoid that, or you can lower down your mask, or you can remove that mask for time being अगर आप excessive cycling कर रहे हैं। so that is very important to stay safe, increase your immunity, take proper hygiene, take proper precautionary measure, so that our country, our district community, our local community, our country, our international community, everyone
gets this knowledge, and we are able to fight out with this dreadful disease. Thank you so much. You have been a lovely audience. You were so interactive. I love talking to you. Thank you so much.